फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का सेशन। इसमें हम आज दो क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड के जो भी हो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन 2022 के यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है कि एजी यानी कि सिल्वर सीसीपी लैटिस बनाता है, मतलब कि क्यूबिक क्लोज्ड पैक लैटिस बनाता है। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक। ठीक है, क्लोज्ड पैक लैटिस बनाता है। अब आप सोचेंगे क्यूबिक क्लोज्ड पैक क्या होता है, तो इसी का दूसरा नाम है भाई एफसीसी। एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, इसका नाम होता है। एक सिल्वर है जो कि सीसीपी लैटिस बनाता है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका होगा इस प्रकार की संरचना। ठीक है, यह है आपका क्यूब, इसके हर एक कोने पर एक एक गोले होंगे। ठीक है, और इसके बाद हर एक फेस पर एक एक गोले होंगे। ठीक है, यानी कि एक बाहर वाले फेस पर और एक अंदर वाले फेस पर, यहाँ पर और यहाँ पर एक गोला होगा, एक इस पर एक इस पर, एक ऊपर वाले पर एक ऊपर वाले पर। देखिए ये दोनों आगे पीछे, ये दोनों दाएं बाएं और ये दोनों ऊपर नीचे। इतना जो है कि इसके अंदर गोला होता है। ठीक, इसके क्रिस्टलों के एक्सरे द्वारा पता चलता है कि इसकी यूनिट सेल के कोर की लंबाई, ठीक है, यूनिट सेल के कोर की लंबाई कितनी होती है, 108 पिकोमीटर होती है। इसके एक कोर की लंबाई कितनी हो रही है, 108 पिकोमीटर हो रही है। देखिए यह पिकोमीटर में दिया है, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर या सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तब हम सभी लोग जानते हैं कि 1 pm बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर और 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए तो एजी का हमें क्या बताना है, तो एजी का घनत्व तो क्या होगा, इसमें हमको बताना है कि सिल्वर के इस लैटिस का हमें, एफसीसी लैटिस का हमें इसका क्या बताना है, इसका हमें बताना है आपको डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, तो सेम वही चीज हम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम रखेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए। ठीक है, देखिए क्या चेंजिंग करेंगे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तब इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है m, मतलब कि द्रव्यमान बटे में आयतन। आयतन को हम भी ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, a क्यूब लिखेंगे, a क्यूब। इसकी हमें मतलब कि कोई भी घनत्व, घन का द्रव्यमान, घन का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकालते हैं अगर घनाभ रहता है तो। और अगर घन है जिसकी सभी लेंथ बराबर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पूरे एक क्षेत्र की लंबाई निकाल करके उसका क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, अब इसके साथ साथ हम एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसमें सिर्फ m नहीं है, इसके साथ साथ एक चीज और है कि इसके इस क्यूब के अंदर कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन यदि आप हमारे देखे हुए वीडियो तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्यूब के अंदर कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं, उसको भी हमें ध्यान देना है। तो अब चूंकि यह संरचना सीसीपी या एफसीसी है, तब इसमें क्या होगा, तब इसमें इस क्यूब के अंदर जो है कि पार्टिसिपेशन है एटम का, वह कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसको हम जेड बोलते हैं, यहाँ पर इसमें होते हैं 4। ये 4 किसमें होते हैं, एफसीसी में। अगर यहाँ एससीसी होता, एससीसी में होते हैं 1, बीसीसी में होंगे आपके 2, और इसी प्रकार से ईसीसी में भी आपके 2 होते हैं, लेकिन आपका जो एफसीसी होते हैं उसमें 4 होते हैं। तो इसका घनत्व का फार्मूला होता है Z मल्टीप्लाई बाई m और फिर Na मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब। Z मल्टीप्लाई बाई m अपान Na अपान ए क्यूब, जहां पर Na क्या है, Na है आपका एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, Na आपका क्या है, एवोगैड्रो संख्या है। इस बात को आप सभी लोग को ध्यान में रखना होगा। तो बस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए, रो बराबर ZmNa अपान ए क्यूब। इसको हमने याद करने का तरीका बता दिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कि एटॉमिक मास से दिया हुआ है,
ए क्यूब का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है 408 पिकोमीटर। ये एक ठो कोर की लंबाई है, यानी कि या तो इसकी लंबाई या तो इसकी लंबाई या इसकी या फिर इसकी लंबाई है। ठीक है, एक कोर की लंबाई है तो एक कोर की लंबाई मालूम है, इसमें 3 से पावर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, और फिर एन का वैल्यू हम सभी लोग बचपन से मतलब क्लास 11 में पढ़े हैं कि एन का वैल्यू होता है, एन बराबर होता है 6.023 गुणे 10 पर घाते 23। यह क्या होती है? अवैध संख्या होती है। ठीक, अब इस फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या हमारा आंसर आता है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में हम इसको फटाफट फरियाते हैं, मतलब कि खत्म करते हैं। रो बराबर हो जाएगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जेड का वैल्यू हो जाएगा 4 और एम का वैल्यू हमारा दिया है क्या 107.9 यूनिफाइड मास। ठीक, और फिर ए का वैल्यू हमारा दिया है किसमें, एक वैल्यू दिया है 408.6 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसको हम किसमें बदल लेते हैं, इसको हम बदल लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तब ये हो जाएगा 408.6 गुणे 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम और अच्छे से दशमलव ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4.08 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, और ए का वैल्यू हो गया और एन का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं। एन का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बस इन चारों को वैल्यू को रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। कौन सा वैल्यू आएगा, तो देखिए हम इसको रखते हैं, जेड का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई एन का वैल्यू है 107.9। ठीक है, और इसके बाद फिर एन का वैल्यू है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 4.08 इंटू 10 टू द पावर -8 का पावर 3। ठीक है, ये जो है कि अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो होता है 10 टू द पावर 5 और इसके बाद फिर जो है कि वॉल्यूम का पावर -3, यानी कि आयतन के पावर -3। ये हो जाता है हमारा रो का वैल्यू। या फिर इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिए है ना, तो सेंटीमीटर के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, या किसका वैल्यू हो जाएगा, इस एजी का सिल्वर के जो है कि क्रिस्टल का, सिल्वर के क्रिस्टल का घनत्व हो जाएगा। ठीक है, रो का वैल्यू। यह क्वेश्चन आपके आया है यूपी बोर्ड के 2022 के एग्जाम में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका विलियन चैप्टर से है और विलियन चैप्टर हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। हमने तो अपने सभी स्टूडेंटों को पढ़ा दिया है जहां पर हम कोचिंग पढ़ाते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, हम क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अगर चाहेंगे तो, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक, फॉर्मूला है आपका, मतलब कि आपका क्वेश्चन है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, पहला यह क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में आया हुआ है। और इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है कि विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज और आपेक्षिक अवनमन के बीच, और आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध, के बीच व्यंजक, के बीच का क्या करना है, हमको व्यंजक प्राप्त करना है। हमारा हिंदी का हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो आप सब लोग इसको हैंड राइटिंग को इग्नोर करते हुए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी जो बुरी चीज होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। चलिए देखते हैं।
देखिए, जब हम सभी लोग जानते हैं, जब हम नहीं, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी विलयन होता है वह दो चीजों से मिलकर के बनता है, विलेय प्लस विलायक, इन दोनों चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अगर हम शुद्ध विलेय के बारे में बात करें, ठीक है, और शुद्ध विलेय के बारे में बात करें तो उसका क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। अब ये वाष्प दाब क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब हम किसी भी लिक्विड को, अगर वो प्योर फॉर्म में है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वेपराइज होता है, वाष्पित होता है। और वह वाष्पित होता है तब वो क्या होता है, उसको वाष्पित होने में वह धीरे धीरे उसके पार्टिकल निकल करके बाहर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। और अगर उसी को हम अगर सिलेंडर में भर दें उस लिक्विड को, फिर हम हीट करें तो क्या होगा, वह वाष्पित तो होगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो उसी सिलेंडर में एक गैस के रूप में बनने लगेगा। और उस गैस के चलते क्या होगा, उस गैस के चलते उस सिलेंडर में प्रेशर आ जाएगा। और वह प्रेशर किसके चलते आया है, वह प्रेशर आया है उस लिक्विड के वाष्प बनने के कारण। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाष्प दाब क्या है तो आप बताएंगे कि जब लिक्विड वेपर में बदलता है तो उसको वेपर में बदलने के कारण जो वाष्प जनरेट होती है उसके चलते कुछ न कुछ प्रेशर जनरेट होगा। जब सिस्टम को हम क्लोज कर दें तो उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा शुद्ध विलायक है, अगर हमारा प्योर सॉल्वेंट है तो हमारा वाष्प दाब क्या होगा, हमारा वाष्प दाब अधिक होगा इन कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में एक चीज का अंतर आता है, वह होता है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मतलब विलायक का। ठीक है, विलायक जो है कि वाष्प दाब को प्रभावित कर देता है, और वह इस प्रकार से प्रभावित करता है कि एक चीज और याद रखिएगा, अगर नॉन वोलेटाइल यानी कि अऊर्ध्वपातित, यानी कि वह विलेय जो कि अपने आप या फिर हीट करने पर भी वाष्प में न बदले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम सॉल्वेंट मिला देते हैं तो क्या कर देता है, वह वाष्प के दाब को कम कर देता है। ठीक, फिर से समझते हैं। देखिए, इस एक बर्तन में हमने क्या किया है, एक सॉल्वेंट रखा है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, अगर हम नीचे से हम एक बर्नर लगा करके और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तब यह क्या होगा, इसको हीट करने पर यह धीरे धीरे वेपर में बदलेगा। ठीक है, धीरे धीरे वेपर में बदलेगा, जिसके चलते क्या होगा, वाष्प दाब जनरेट होगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसके अंदर विलायक, इस विलायक में विलेय मिला देते हैं तो क्या होता है, यह विलेय इसके आउटर सरफेस पर आकर के इसको बंद कर लेते हैं। अब इसके आउटर सरफेस के पर जो आकर के बंद कर लेंगे विलेय, वह क्या करेगा, वह अब इसके वाष्प को ऊपर नहीं जाने देगा। और जब इसके वाष्प को ऊपर नहीं जाने देगा तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा। इसके एटमॉस्फेयर में वाष्प दाब कम होने का मतलब होता है कि इसके वाष्प दाब में क्या आ गया है, कमी आ गया है। किसके चलते कमी आया है, इस विलेय के कणों के चलते हमारा जो है कि वाष्प दाब में कमी आ गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आपको लिखने के लिए आएगा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, इसके बारे में आप लोग समझाइए। तो आप बताएंगे कि जब किसी विलायक में अगर हम अऊर्ध्वपातित यानी कि नॉन वोलेटाइल विलेय मिला देते हैं, और तब वह क्या करता है, तब वो जो है कि वाष्प के दाब को कम कर देता है। यानी कि जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका वाष्प दाब जो है कि कम हो जाता है, जिसके चलते जो है कि हमारे एटमॉस्फेयर में विलेय के कण या फिर विलयन का वाष्प दाब जो है कि कम हो जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इस बात को उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बीच व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका जो फार्मूला है वह क्या है, तो हमें फार्मूला बताना है आपको। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में विलेय के मोल प्रभाव और अपेक्षिक अवनमन के बीच में हमें ग्राफ मतलब कि व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक का मतलब होता है फार्मूला।
तो यहाँ पर आपको बताना है पी स्टैंडर्ड, इसका फार्मूला होता है पी स्टैंडर्ड माइनस पी एस बटा में पी स्टैंडर्ड बराबर n/n+n। यह जो है कि आपका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला फिर से देख लीजिए। इसका फार्मूला आता है पी स्टैंडर्ड माइनस पी एस अपन पी स्टैंडर्ड इक्वल टू n/n+n। जहां पर पी स्टैंडर्ड क्या है, पी स्टैंडर्ड जो है कि आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और यह जो है कि विलयन का वाष्प दाब है। देखिए यहाँ से घट गया है, यानी कि क्या होगा इस केस में विलयन का वाष्प दाब जो है कि घट जाएगा और विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो यह है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यह है विलयन का वाष्प दाब और यह है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और यह एन क्या है, विलय का मोल प्रभाज, स्मॉल एन जो है कि विलय का मोल प्रभाज है और फिर विलय का मोल प्रभाज है, विलय का मोल, और कैपिटल एन जो है कि विलायक का मोल है। स्मॉल एन विलय का मोल और कैपिटल एन जो है कि विलायक का मोल है। और इन दोनों का ये सम क्या कहलाता है, विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है, विलयन का मोल कहलाता है। ठीक है, अगर हमारा सोल्यूशन क्या हो, तनु हो, यानी कि जब हमारा सोल्यूशन जब बहुत ज्यादा तनु होगा, यानी कि तब उस केस में एन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्मॉल एन। कैपिटल एन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा स्मॉल एन की अपेक्षा। तब ये जो हर वाला टर्म है, नीचे वाला जो टर्म है, इस केस में एन को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तब यह फार्मूला हमारा हो जाएगा पी स्टैंडर्ड माइनस पी एस अपान पी स्टैंडर्ड इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग जो है कि मोल, यह है विलय का मोल और यह है विलायक का मोल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं पी स्टैंडर्ड माइनस पी एस अपान पी स्टैंडर्ड बराबर W/m, यानी कि विलय का अणु भार, विलय का जो है कि ग्राम में भार और विलय का अणु भार अपान m अपान इंटू में m अपान कैपिटल W, जहां पर m क्या है विलायक का अणु भार और W क्या है विलायक का ग्राम में भार, और यहाँ पर स्मॉल w क्या है, स्मॉल w जो है कि विलय का ग्राम में भार और स्मॉल m विलायक का अणु भार है। ठीक है, विलय का अणु भार है। ये जो है कि आपका फार्मूला निकल करके आता है, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला है। और जब विलयन जो है कि बहुत ज्यादा तनु विलयन हो, तब उस केस में ये फार्मूला हो जाएगा। इसको हम जो है कि मोल के रूप में, इसको जो है W/m के फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ना, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बटे में पदार्थ का अणु भार या फिर परमाणु भार होता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। तब इस क्वेश्चन को अगर आएगा तो आप सभी लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, और उसका जो है कि व्यंजक ये होता है। इसको जो है कि आप लोग जब राउट के नियम का उपयोग करके इसको जो है कि हम लोग सिद्ध करते हैं, तब उसको हम लोग जब सिद्ध करने के लिए कहीं आएगा तो हम लोग आपको बता देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बस इसके व्यंजक के बारे में आपको बताना था, या कैसे आया यह चीज आपको नहीं स्पष्ट करना है। ठीक, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।